हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ओएसडी की यूनिट 4 और जो कि उसके साथ मैंने सारे पीवाईक्यूज भी करा दिए हैं पिछले 3 साल के। तो दोस्तों जो यूनिट 4 है हमारी वो बिल्कुल बेसिक है सी प्लस प्लस का, कि मतलब कोई भी अगर जिसे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो वो मतलब उसका ओवरव्यू ले सके, उससे बेसिक ले सके, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट होंगे क्लास और ऑब्जेक्ट और जैसे कि जो भी हमारे फंक्शंस भी इसके अंदर है ना, वो जो डीपली जो एक्सप्लेन किए गए हैं वो यूनिट 5 में किए गए हैं। इसलिए मैंने यूनिट 4 में सिर्फ बेसिक्स बताया है सी प्लस प्लस का, और जो कि पिछले साल में क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व कराए हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पिछले साल में जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो यूनिट 1 यूनिट 5 और 4 दोनों को मिलाकर बनते हैं, ठीक है। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो मैं काफ़ी जल्दी बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, मेरा भी एग्ज़ाम है 29 को, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ लें इसे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इसका टॉपिक सी प्लस प्लस एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर हम ये सारे जो हैं वर्ड्स जो हैं नेम स्पेस, आइडेंटिफायर, एनम, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो ज़्यादातर 2 नंबर में या फिर अगर तीनों को लेकर 10 नंबर में पूछ लिए गए हैं, ठीक है। इनके एक एक डेफिनेशन देनी है और एक एग्जाम्पल देना है, जो कि मैंने इसमें करा दिया है। और ये हमारा ऑपरेटर्स, हमने सारे के सारे ऑपरेटर्स देखेंगे और उन सब के ऊपर मैं आपको एग्जाम्पल भी करवा दूंगा। फिर हम देखेंगे टाइप कास्टिंग, सी प्लस प्लस के अंदर टाइप कास्टिंग कितनी तरह की होती है और वो उसकी डेफिनेशन, उसके ऊपर एग्जाम्पल। फिर हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इसके अंदर ही हमारे इफ एल्स आ जाएंगे, इसी के अंदर हमारे लूप्स आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे फंक्शंस, फंक्शंस के टाइप, फंक्शन ओवरलोडिंग, इनलाइन फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन एंड वर्चुअल फंक्शन, इन सबका यहाँ पर ओवरव्यू है। और जो यूनिट 5 है उसके अंदर हम इसे और अच्छे से देखेंगे। तो आपको क्या करना है, और यूनिट के लिए जो मैंने यूनिट 1 यूनिट 2 और यूनिट 3 करा दी है चैनल पर है, आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दी है प्लेलिस्ट की, उसे जाके चेकआउट करो और सारी यूनिट को अच्छे से पढ़ो। और अगर नोट्स चाहिए हो किसी यूनिट के तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, मैंने नीचे लिंक दे दिया है। तो ये स्टार्ट करते हैं यूनिट को। सबसे पहले हमारा सी प्लस प्लस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये यूनिट हमारी सी प्लस प्लस पे है, तो सबसे पहले ही टॉपिक है हमारा सी प्लस प्लस एंड इट्स एप्लीकेशन। सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय बैडजर स्ट्रोच रब। तो देखो इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे तो पता नहीं है, बट ऐसे मतलब लिखा है, तो आप ये स्पेलिंग देख लेना। और सी प्लस प्लस एक हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इस सर के द्वारा, इन डेवलपर के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। फिर है हमारी सी प्लस प्लस इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। ये हमारी क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, मतलब कि अगर इसका प्रोग्राम हम किसी एक प्लेटफॉर्म पे लिखें तो हम उस प्रोग्राम को दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी रन करा सकते हैं। वो हमारा होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। सो दैट कैन बी यूज्ड क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। ये हमारी हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। सी प्लस प्लस इज अ वर्सेटाइल लैंग्वेज फॉर हैंडलिंग वेरी लार्ज प्रोग्राम्स, ठीक है। ये हमारी वर्सेटाइल लैंग्वेज है जो कि लार्ज प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए यूज होती है। तो देखो अगर आपने सी करी है, सी तो देखो आपने करी होगी, पक्का करी होगी, क्योंकि आपने अगर फर्स्ट ईयर करी है तो उसके अंदर हमारी पीपीएस के अंदर सी पढ़ाते हैं। उसके अंदर सी के अंदर हम प्रिंट एफ यूज करते हैं, ठीक है, प्रिंट करने के लिए। और हम इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, स्कैन एफ यूज करते हैं। बस इसमें क्या होता है, सी प्लस प्लस में क्या कॉन्सेप्ट होता है, सी आउट को हम यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए, सी इन को करते हैं हम यूज इनपुट लेने के लिए। तो अगर आपको सी प्लस प्लस नहीं आती है ना, तो मैं आपको यहाँ पे, तो मैं सच बता रहा हूँ, इतने अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा कि आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आ जाए। आपको एक बार सी प्लस प्लस के रिलेटेड कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, जिससे कि आपको सी प्लस प्लस से आप थोड़े मतलब बेसिक आपको आ जाए और फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। ये मैंने आपको एक वीडियो में और बोला था कि आप देख लेना पहले। तो लेकिन मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी एग्जाम में यूज होने वाले हैं वो सब तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है। फिर हमारे एप्लीकेशन सी प्लस प्लस के रिलेटेड, वी कैन बिल्ड स्पेशल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइब्रेरीज विच कैन बी यूज लेटेड बाय मैनी प्रोग्रामर्स। हम ऐसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइब्रेरीज बना सकते हैं जो कि बहुत सारे प्रोग्रामर्स उसे यूज कर सकते हैं, किसके थ्रू, सी प्लस प्लस के थ्रू। एबल टू मैप द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम प्रॉपरली। सो देखो ये जो है ना हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को प्रॉपरली मैप कर सकती है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर इजीली मेंटेनेबल एंड एक्सपेंडेबल, ठीक है। ये उसके जो प्रोग्राम होते हैं वो हमारे इजीली मेंटेनेबल होते हैं और एक्सपेंडेबल होते हैं, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में। अब देखो हम यहाँ पे एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कभी भी अगर आपको सी प्लस प्लस पूछा जाए ना, तो आप एक बार उसका एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जरूर लिख कर आना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले होती है हमारी जो हेडर फाइल होती है, और जो हमारा ये प्री प्रोसेसर है हैशटैग वो होता है, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है।
फिर होता है हमारा यूजिंग नेम स्पेस। इन सबको अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये हमारा स्टैंडर्ड होता है एसटीडी, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर है हमारा जो है ना नेम स्पेस, ये हमारा स्कोप डिफाइन करता है, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। फिर हमारा यहाँ पे हम इंट मेन से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फंक्शन जो हमारा स्टार्ट होता है प्रोग्राम, वो इंट मेन से होता है, चाहे हमने इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर कितने भी फंक्शन बनाए हो। जो हमारा ओरिजिन होगा, जो हमारा स्टार्टिंग होगा प्रोग्राम का, वो हमारा मेन से होगा, ठीक है, मेन फंक्शन से। तो इसके अंदर मैंने लिख रखा है सी आउट हेलो वर्ल्ड। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो हेलो वर्ल्ड लिखते हैं ना, तो इसके लिए सी आउट के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, जो कि प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड को। यहाँ पे रिटर्न टाइप 0, यानी कि इंट टाइप है हमारा जो ये फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, तो हमने रिटर्न कर रखा है 0। और यहाँ पर फंक्शन स्टॉप। अगर आपको C++ आती है ना, तो आपको आराम से ये यूनिट समझ में आ जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है ना, तो आपको आराम से ये यूनिट समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा नेम स्पेस। तो हम यहाँ पे जो नेम स्पेस यूज कर रहे हैं उसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा अगर ये पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम के अंदर नेम स्पेस वगैरह, तो मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करके बता देता हूँ। तो नेम स्पेस डिफाइन अ स्कोप फॉर अ आइडेंटिफायर दैट आर यूज इन द प्रोग्राम। सो आइडेंटिफायर्स होते हैं हमारे, नेम्स होते हैं वेरिएबल्स के, वो प्रोग्राम्स के अंदर यूज होते हैं। सो देखो, नेम स्पेस डिफाइन ए स्कोप फॉर आइडेंटिफायर दैट आर यूज इन अ प्रोग्राम। तो नेम स्पेस क्या करते हैं, स्कोप डिफाइन करते हैं आइडेंटिफायर का। मस्ट इंक्लूड इन C++ प्रोग्राम। हमें C++ प्रोग्राम को C++ प्रोग्राम के अंदर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंक्लूड करना ही पड़ता है, उसके बिना हमारा प्रोग्राम एरर दिखा देता है। एसटीडी इज द नेम स्पेस वेयर स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरीज आर डिफाइंड। तो देखो, इस एसटीडी जो है हमारा नेम स्पेस का एक स्टैंडर्ड है, जहां पर स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरीज डिफाइन हुई है, ठीक है। फिर हमारा आइडेंटिफायर, अब इसके अंदर हमने देखा कि ये क्या करता है, आइडेंटिफायर के स्कोप को डिफाइन करता है। तो आइडेंटिफायर होते क्या है, अब देखो, आइडेंटिफायर रिफर टू द नेम्स ऑफ वेरिएबल, फंक्शंस, एरेज, क्लासेस एक्सेट्रा। अब इन सब के जो नेम्स होते हैं ना, वो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं, ठीक है। सो विच आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, जो कि हमारे द्वारा मतलब बनाए जाते हैं। दे आर द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज। ये हमारे क्या है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, उनके बिना काम नहीं चल सकता। ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन रूल्स फॉर नेमिंग दिस आइडेंटिफायर, रूल्स फॉर C++। अब देखो, हर लैंग्वेज के आइडेंटिफायर को नाम देने के लिए अलग अलग रूल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही C++ के अंदर कुछ रूल हैं, हम उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर, डिजिट, अंडरस्कोर आर परमिटेड। आइडेंटिफायर सिर्फ इन चीजों को मिलकर बन सकता है। एक तो अल्फाबेटिक कैरेक्टर, डिजिट, अल्फाबेटिक कैरेक्टर होना चाहिए, या तो डिजिट होना चाहिए, या अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्कोर पता होगा आपको, जो नीचे ऐसे होता है, ठीक है। फिर हमारा द नेम कैनॉट स्टार्ट विद डिजिट। हमारा कोई भी नेम आइडेंटिफायर का डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में उसके डिजिट नहीं आनी चाहिए, अंडरस्कोर आ सकता है, ठीक है। फिर हमारा केस सेंसिटिव होता है ये, मतलब कि इसके अंदर अगर हम लिखें जैसे कृष्णा, ठीक है, अगर हम कृष्णा लिखें और कृष्णा की जगह अगर मैं यहाँ पे के जो है वो स्मॉल, के जो है अगर मैं स्मॉल कर दूं, तो ये हमारा एक अलग आइडेंटिफायर होगा और ये हमारा एक अलग आइडेंटिफायर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एप्पल लिखा बिग लेटर में, ठीक है, और एप्पल लिखा स्मॉल केस लेटर में, तो ये दोनों अलग अलग इसमें डिफाइन हो गए। तो ये होती है हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। सो अब हमारे कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, रिफर टू फिक्स्ड वैल्यूज डेट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। कुछ हमारी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि हम फिक्स करना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि हम अगर पाई की वैल्यू फिक्स करना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो वो हमारा एक कांस्टेंट है जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि C++ है। अब हम C++ एक हमारी स्ट्रिंग कांस्टेंट है, अब इसको चेंज नहीं करना चाहते, तो ये हमारी कांस्टेंट बन गई 3.14, जो कि पाई की वैल्यू है, एक हमारी फ्लोट कांस्टेंट है। सारे के सारे डेटा टाइप के अंदर हम कांस्टेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है एनम। बहुत ज्यादा मतलब ऐसा टॉपिक है जो पूछा जाता है, एनम, इसका नाम ही ऐसा है, मतलब पूछ ही लिया जाता है। एनम अगर 3 आए तो एनम तो जरूर आएगा, अगर अकेला भी आया ना तो एनम ही आएगा 2 नंबर में, ठीक है। एनम इज लाइक वेनम, ठीक है। एनम क्या है, इनोमरस, यानी इनोमरस का मतलब आपको पता है क्या होता है, इनोमरस का मतलब होता है हमारी काउंटिंग, ठीक है, किसी भी चीज को काउंट करना। इसका मतलब वैसे बता रहा हूँ वर्ड का मतलब, आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डेट कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि कांस्टेंट्स के इंटीग्रल को डिफाइन करता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको आपको समझाता हूँ। तो देखो, यहाँ पर है ना, ये मेन फंक्शंस के पहले हमें एक एनम कीवर्ड से एक है ना लिस्ट बनाते हैं, ठीक है।
लिस्ट जैसा बनाते हैं और उसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया जैसे कि डेज। तो हमने डेज कौन कौन से बनाए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास जो डेज हैं इनमें इनको है ना नंबरिंग दे दी जाती है इसके अंदर। जैसे कि अब हमने एनएम लिख के डेज लिख के इसके अंदर ब्रेसिस के अंदर जो भी हमने डेटा लिखा इसको 0 से नंबरिंग दी जाती है। अगर हमने इसके अंदर कोई भी नंबरिंग नहीं दे रखी, अगर इसके अंदर हमने दे दी मंडे इज इक्वल टू 10 तो ये होगा 10, 11, 12। लेकिन अगर हमने नंबरिंग नहीं दी है तो 0 से स्टार्ट होगा, जैसे कि एरे में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो मंडे को नंबर दे दिया जाएगा 0, ट्यूसडे को नंबर दे दिया जाएगा 1 और ऐसे ही सो ऑन नंबर दे दिए जाएंगे। फिर हम मेन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर इसे कैसे यूज करेंगे, जैसे कि हम और डेटा टाइप को यूज करते हैं ना, जैसे इंट फ्लोट, हम उसकी जगह पे यहाँ पे हमने डेज लिख रखा है ना, तो हम लिखेंगे डेज टुडे और उसकी वैल्यू दे दी हमने मन यानी कि मंडे। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी मंडे। तो देखो अब हम टुडे को अगर प्रिंट करेंगे ना तो प्रिंट होगा 0, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग पहले से दे दी हुई है कि 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब अगर हम प्रिंट करेंगे वेंसडे तो वेंसडे की जगह क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 0, 1, 2, हाँ 2 प्रिंट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एनएम बहुत ईजी है, सच में बहुत ईजी है। बस आपको है ना इसकी जो डिफाइन है वो तो यही है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है और इसका एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्जांपल लिख दिया तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अब है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, हमारा कंटेनर होता है। ठीक है, अ वेरिएबल इज अ नेम स्टोरेज लोकेशन इन अ मेमोरी। मेमोरी के अंदर जो हमारी स्टोरेज होती है वो मतलब किसी भी वेरिएबल की हम क्या करते हैं, वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर वो हमारी अपनी एक स्टोरेज बना देता है। ठीक है, वेयर डेटा कैन स्टोर, जहाँ पे डेटा हमारा स्टोर होता है और वहां से हम रिट्रीव कर सकते हैं जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा वेरिएबल है एज। ठीक है, इंट एज, ये कैसा वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, इसके अंदर हमने 18, तो इसके अंदर क्या हुआ होगा, एक हमारी इंटीजर जैसे कि हमारी 4 बाइट लेता है, तो ठीक है वो 4 बाइट लेता है तो वो ऐसे स्टोर हो गया होगा 4 बाइट। ठीक है, उसके अंदर मेमोरी के अंदर, और वहां पर हमारा ये जो वैल्यू है वो स्टोर हो गई होगी। अब है हमारा ऑपरेटर। व्हाट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स बहुत मतलब ऐसा टॉपिक है, अगर आ गया ना तो पूरे 10 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बस यहाँ पे उसके टाइप्स बताऊंगा और ऑपरेटर की पहले डेफिनेशन देखो। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट tells the compiler to perform specific mathematical और logical functions। ठीक है, ये हमारे मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस डिफाइन करता है, मतलब परफॉर्म करता है ऑपरेटर। तो ठीक है, अब इसके हम टाइप्स देखते हैं। तो इसके देखो कुछ टाइप्स हैं, इन्हें अच्छे से देख लो। पहला टाइप है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे कौन से आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सारे आपको आते हैं। मैं यहाँ पे मतलब इन्हें डिफाइन नहीं कर रहा क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आपको देखने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस क्या करना है ना, इनका है ना, इनको लिखने के बाद आपको इनको पहले तो नाम लिख कर आना है, जैसे कि प्लस का आपको एडिशन लिख कर आना है, फिर आपको इसका एग्जांपल देकर आना है। ठीक है, एग्जांपल आप कैसे दोगे, आपको ऐसे लिखना है, इंटीजर a इज इक्वल टू 5, इंटीजर b इज इक्वल टू 4, एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे सी आउट कर देना है। क्या, ये सी छोटा रहता है, इसमें सी आउट कर देना है a प्लस बी। तो ये क्या है हमारा एंड एल, हमारा लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, 9 आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने एक एग्जांपल दे दिया एडिशन का। ऐसे ही आपको सबके एग्जांपल देकर आने, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, मॉड्यूल का। मॉड्यूल का पता है ना आपको, मॉड्यूल क्या करता है, मॉड्यूल हमारा रिमाइंडर देता है। ठीक है, किसी का भी, अब जैसे कि अगर हम 2 को मॉड्यूल करेंगे 10 से तो ये क्या आएगा, इसका 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 हमारा पूरा डिवाइड कर देगा 10 को, तो इसका कोई भी रिमाइंडर नहीं आता। सो नेक्स्ट है हमारा रिलेशन ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर ये क्या होते हैं हमारे, ये दो मतलब जब भी हम कंडीशन दे देना तो ये हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसके अंदर क्या होते हैं कि हमारे पास 2 ऑपरेंड होते हैं और बीच में हम रिलेशन परफॉर्म करते हैं और चेक करते हैं कि उनके बीच में रिलेशंस क्या है। तो देखो पहला तो रिलेशन ये हमारा इक्वल टू, ये चेक करते हैं कि दोनों हमारे जो ऑपरेंड है वो बराबर है कि नहीं है। दूसरा हमारा नॉट इक्वल होता है, क्या वो नॉट इक्वल है तो ट्रू ये रिटर्न करेगा। और ये ग्रेटर देन, अगर हमारा जो लेफ्ट साइड वाला ऑपरेटर है अगर हमारा राइट साइड से बड़ा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। फिर हमारा लेस देन ऐसे ही होता है। फिर ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू, तो अगर ये ग्रेटर होगा या फिर इज इक्वल टू होगा, दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन फुलफिल होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे ही लेस देन इक्वल टू होता है। ठीक है, अगर आपने प्रोग्रामिंग करी है तो ये तो आपको आराम से आते होंगे। ठीक है, ये मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है यार। फिर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारा एंड और नॉट। ठीक है, ये हमारे जो गेट्स होते हैं इनके ऊपर ही वो डिफाइन होता है कि मतलब जैसे एंड है, अब ये हमारा एंड का सिंबल है। ठीक है,
एंड क्या होता है, एंड में अगर दोनों की दोनों अगर हमारी वैल्यू फॉल्स आ जाती हैं तो वो हमारा फॉल्स रिटर्न करता है। अगर दोनों की दोनों वैल्यू अगर हमारी ट्रू आ जाती है तो वो ट्रू रिटर्न करता है। अगर एक वैल्यू भी फॉल्स हो जाती है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, ये हमारा एंड का है। और ऐसे ही और का अगर मैं बताऊं तो और का क्या होता है, और में अगर कोई भी एक वैल्यू हमारी ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करता है, अगर दोनों ट्रू है तो वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। फिर हमारा नॉट होता है। नॉट में क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू होती है अगर ट्रू आएगी, अगर जो हमारी अंदर वाली वैल्यू है अगर ट्रू है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर वो फॉल्स है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, उल्टा करता है बस नॉट। ठीक है, अब हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं बिल्कुल सेम, एंड और एक्सॉर। ठीक है, ये तीनों हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। फिर आते हैं हमारे मिस्क ऑपरेटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब नाम ऐसा है ना, ये बार बार पूछ लेते हैं व्हाट इज मिस्क ऑपरेटर्स। तो मिस्क ऑपरेटर के अंदर हमारे दो आते हैं ऑपरेटर। एक होता है हमारा साइज ऑफ, किसी भी अगर हमने जैसे ये इंटीजर है, इंटीजर एज इक्वल टू 80, तो देखो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया साइज ऑफ एज, तो एज हमारा क्या है, एज हमारा इंटीजर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंटीजर के साइज को डिफाइन, जो 4 बाइट होती है वो उसे लिख देगा। ठीक है, साइज। और जैसे कि हमने लिख दिया साइज ऑफ फ्लोट, तो फ्लोट के वो कर देगा। ठीक है, ऐसे ही। सो देखो, और इसके साइज ऑफ आपको समझ में आ गया, ये हमारा जो होता है। अब है हमारा टर्नरी। टर्नरी हमारा क्या होता है, सिंगल लाइन में इफ और एल्स को यूज करता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे 3 ऑपरेंड होते हैं। तो इसको देखो, टर्नरी का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा था, फिर मैंने काट दिया। तो देखो यहाँ पर ना सबसे पहले हम कंडीशन देते हैं, जैसे कि कंडीशन दे रखी है हमने, अगर जो हमारा नंबर है वो अगर हमारा मॉड्यूल होकर 2 से इज इक्वल टू 0 आ जाता है, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, अगर हमारा नंबर जो है वो मॉड्यूल होकर 2 से इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन मार्क कैसे लगाएंगे, और जो हमें कंडीशन देनी होगी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमने नंबर लिख रखा है, तो देखो हमें यहाँ पे ना इसकी वैल्यू देनी है। तो अगर हमारा नंबर 2 से मॉड्यूल होकर 0 आ जाता है तो वो इवन होगा, तो हमने इवन वैल्यू दे दी। लेकिन ऐसा अगर फॉल्स कंडीशन आती है एल्स वाली, तो यहाँ पे ऐसे कॉलन लगाना है और यहाँ पे लिख देना ऑड। ठीक है, जो हमारी अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो ये वाली कंडीशन आएगी, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये वाली कंडीशन। ये आता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हमारा इज इक्वल टू होता है, हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, लेफ्ट वैल्यू को, जो हमारी लेफ्ट वैल्यू होती है इसके, उसको राइट वैल्यू असाइन कर देता है। ठीक है, ये वाली वैल्यू इस वाले ऑपरेंड को या फिर वेरिएबल को असाइन कर देता है, सॉरी ऑपरेंड को या फिर वेरिएबल को असाइन कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार क्या करना है, अगर आपको नहीं आए ना समझ में, तो कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर पे जाके एक बार प्रोग्राम बना लेना। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह का, तो आपको आराम से ये समझ में आ जाएंगे ऑपरेटर। तो नेक्स्ट है हमारी टाइप कास्टिंग। अब देखो, अगर हमारे पास इंटीजर है, अगर उसे हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो वो होती है हमारी टाइप कास्टिंग। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो देखो यही मैंने लिख रखा है, कन्वर्टिंग एन एक्सप्रेशन ऑफ एन गिवन टाइप इनटू अनदर टाइप इज नोन एज टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब पहला टाइप कास्टिंग के टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा टाइप है टाइप कास्टिंग का इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्सन करते हैं। इसके अंदर कोई भी ह्यूमन का मतलब रोल नहीं होता, नहीं डेवलपर, मतलब कोई भी डेवलपर का रोल नहीं होता। इसके अंदर ऑटोमेटिकली होता है सब कुछ। ठीक है, मतलब कि आपको डिफाइन करना है और वो अपने आप ही जो भी उसको लगेगा, कोई भी लॉस नहीं है या फिर मतलब ठीक है कोई भी रिस्क नहीं है, तो वो वैल्यू को कन्वर्जन कर देगा। तो देखो यहाँ पे देखो, दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज डन ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर व्हेन इट सेव एंड डजंट रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ डेटा। ठीक है, इसमें कोई भी डेटा का लॉस ना हो रहा हो। तो देखो पहले हमने इंटीजर लिया है, एक नम हमने इंटीजर ले लिया 10। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, इसे हमें फ्लोट बनाना है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, फ्लोट मतलब इसमें डबल होता है, डबल। तो डबल हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि DLB लिख दिया। ठीक है, अब हमें इसे इज इक्वल टू बस नम कर देना है। तो ठीक है, ये हमारा इंटीजर था, ये डबल में जाके क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्लोट बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ करके लिखेंगे ना डबल का, तो ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, डबल प्रिंट करेगा कि हमारे ये डबल वो है, डबल वेरिएबल वो है, डेटा टाइप है। ठीक है, डबल डेटा टाइप हम बेसिकली फ्लोट को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सी के अंदर फ्लोट होता है ना हमारा।
तो देखो नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जैसे कि हमारा इम्प्लिसिट था, इम्प्लिसिट में ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा था, यहाँ पे मैनुअल होगा। तो ठीक है, ये बस आपको मतलब ये याद रखना है कि यहाँ पे मैनुअल होता है, यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली होता है। तो नेक्स्ट हमारा ये है, दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज डन मैन्युअली बाय द प्रोग्रामर एंड कैन इन्वॉल्व द यूज ऑफ कास्टिंग ऑपरेटर। इसके अंदर हम कास्टिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हमारे पास एक डबल वैल्यू है, एग्जांपल ऐसे ही समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारे ये देखो, पहले हमारे पास पहला होता है सी स्टाइल कास्टिंग और दूसरा होता है फंक्शनल कास्टिंग। ये हमारी दो तरह की कास्टिंग होती है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के अंदर। पहला होता है सी स्टाइल कास्टिंग, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम आगे कोई भी, जैसे कि हमारे पास डबल है ये DBL, इसकी वैल्यू 3.14। तो अगर हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे इंटीजर इंट नम। यहाँ पे हमें बस क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें वैल्यू कन्वर्ट करनी है उसके आगे इंट लगा देना है, जिसमें भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऐसे होता है, समझ में आ गया। फिर है हमारा फंक्शनल कास्टिंग। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटी लिखेंगे और जिसको भी हमें जिसके अंदर कन्वर्ट करना है उसे फंक्शन के अंदर लिख देंगे। ठीक है, जैसे हम इसे बस आगे लिख देते हैं और इसे इसके अंदर लिख देते हैं। समझ में आ गया, बहुत ईजी है टॉपिक। एक बार और देख लेना और एक बार ये जो एग्जाम्पल है इसे लिख कर देख लेना। सो नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक टाइप कास्टिंग। ये हमारी रन टाइम पे टाइप कास्टिंग होती है। ठीक है, सो देखो, इट इज प्राइमरली यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमारी ज्यादातर पॉलीमॉर्फिज्म में यूज होती है व्हेन डीलिंग विद पॉइंटर्स और रेफरेंस टू बेस एंड ड्राइव क्लास। अब इसके अंदर हम जब बेस और ड्राइव क्लास के, अभी देखो क्लास वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है यूनिट 5 में बताऊंगा, तो अभी मतलब ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हमारी मतलब बेसिकली रन टाइम के लिए होता है डायनेमिक टाइप कास्टिंग। ठीक है, इट इज प्राइमरली यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म व्हेन डीलिंग विद पॉइंटर्स और रेफरेंस टू बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। ठीक है, ये पॉइंटर में यूज होता है। इट इन्वॉल्विंग यूजिंग, इसके अंदर हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, डायनेमिक कास्ट। ठीक है, ये वाला हम ऑपरेटर हम यूज करते हैं टू चेक इफ द कन्वर्जन फ्रॉम अ बेस क्लास पॉइंटर टू अ ड्राइव्ड क्लास पॉइंटर। ठीक है, कि चेक करने के लिए कि हमारी जो कन्वर्जन है वो हमारी बेस क्लास टू ड्राइव क्लास हुई है कि नहीं। ठीक है, इसके अंदर हम रन टाइम टाइप कास्टिंग करते हैं। ज्यादा आपको समझना नहीं है, आगे मतलब आराम से समझ में आ जाएगा। बस इसमें आपको क्या चीजें याद करनी है, एक आपको याद रखना है कि ये रन टाइम पे काम करती है, रन टाइम पे टाइप कन्वर्जन होता है इस पे। और दूसरा हमें ये याद रखना है कि हमारा ये वाला ऑपरेटर इसमें यूज होता है डायनेमिक कास्ट। ठीक, डायनेमिक कास्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट यूज इन C++। अब देखो ये भी बहुत इजी है। पहला है हमारा इफ स्टेटमेंट, इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, तो देखो पहला तो हमारा होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, पहले होता है हमारा इफ के अंदर हम कोई भी अगर कंडीशन लिखेंगे a इज ग्रेटर देन 10 तो हमारा ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल हो गई इफ स्टेटमेंट। तो सेकंड होती है हमारी इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। इफ एंड एल्स में क्या होता है कि अगर हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है, अगर किसी वजह से ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है तो एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी। ठीक है, ये हमारा एल्स वाला ये वाली कंडीशन चल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया इफ कंडीशन। तो नेक्स्ट है हमारा स्विच स्टेटमेंट। दिस इज अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट वेयर बेस्ड ऑन अ कंडीशन दिस कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू वन ऑफ द मेनी पॉसिबल पॉइंट्स। तो देखो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये हमारा बस एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट होती है, इसमें मल्टीपल। तो इसके अंदर हम कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ना इसके सिंटैक्स से बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्विच कीवर्ड लिखते हैं। स्विच कीवर्ड के अंदर हम एक एक्सप्रेशन देखते हैं जिसे हमें चेक करना होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने एक एक्सप्रेशन दी है P+Q, तो P+Q की जो वैल्यू आएगी हम इसे चेक करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू हमारी क्या आई है। ठीक है, ये ज्यादातर जैसे कि हम जब कैलकुलेटर बिल्ड करते हैं ना तो हम स्विच स्टेटमेंट का अच्छे से यूज कर पाते हैं कि हम यूजर से ऑपरेटर लेते हैं कि वो कौन सा यूज करना है, जैसे कि ऐड लेना है, माइनस लेना है या प्लस लेना है। तो देखो स्विच स्टेटमेंट है ना हमारी यहाँ पे एक्सप्रेशन में बस दो ही चीजें चेक करती है, एक तो हमारा इंटीजर होना चाहिए या तो फिर क्या होना चाहिए, वो कैरेक्टर होना चाहिए, सिंगल कैरेक्टर वो भी। ठीक है, या तो कैरेक्टर हो या इंटीजर हो, उसी को चेक करती है। तो देखो अगर हमारी P और Q की वैल्यू, अब देखो इसके अंदर हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे और इसके अंदर हम बनाएंगे केसेस। तो देखो अगर केस 1 यानी कि उसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो हमारा ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा, एक्शन 1 है ना, और ब्रेक हो जाएगा परफॉर्म होके। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है, मतलब कि 2 वाली ट्रू हो जाती है, तो ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा और ब्रेक हो जाएगा ये। लेकिन अगर एक भी केस सिमिलर नहीं आता, मतलब कि इसके इक्वल कोई भी ऐसा केस नहीं होता जो सिमिलर है, तो क्या होगा, हमारे पास एक डिफॉल्ट होता है।
डिफॉल्ट अपने आप चल जाता है, जैसे कि एल्स स्टेटमेंट होता है ना, वैसे हमारा एक डिफॉल्ट होता है, उसके अंदर ऐसे कॉलन लगे होते हैं और उसके अंदर हम एक्शन कोई भी एक लिख देते हैं, वो चल जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा था डू वाइल स्टेटमेंट। तो देखो अब हमारे लूप स्टार्ट हो गए। 3 तरह के लूप होते हैं, डू वाइल, वाइल और फॉर। ठीक है, तो देखो डू वाइल क्या होता है हमारा। द डू वाइल इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप based on a condition. The control is transferred back to a particular point in the program. तो देखो इसके अंदर हम एक कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो चलेगा, वरना वो रुक जाएगा। तो पर डू वाइल के अंदर हमारा एक मतलब एक्सेप्शन या फिर मतलब केस होता है कि मतलब ये एक बार तो जरूर चलता है, क्योंकि जो इसकी कंडीशन होती है वो पूरे प्रोग्राम के बाद लिखी जाती है। तो देखो यहाँ पे हमारा सिंटैक्स है, यहाँ पे पहले हमें डू लिखना है, फिर इसके अंदर जो भी हमें एक्शन परफॉर्म कराना है वो लिखना है, और फिर उसके बाद हमें कंडीशन लिखनी है। तो ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आता है। जैसे कि हमें डू कराना है, सी आउट करो मल्टी आइटम्स जब तक कि हमारा वाइल जो हमारा आई है वो लेस देन है 10 के। ठीक है, और हमने इसके बाद प्लस प्लस कर दिया आई को, और आई को हमने इससे पहले डिफाइन कर देखा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्लस प्लस होता रहेगा, पहले ये चलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये चल जाएगा, चल गया। ठीक है, ये हमारा कितना, ये मल्टी आइटम मतलब प्रिंट हो गया। फिर ये नीचे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, ये पहले आई को बढ़ा देगा। ठीक है, आई हमारा 1 हो जाएगा, नीचे जाएगा, देखेगा अरे आई तो हमारा छोटा है अभी भी 10 से, फिर ये प्रिंट कर देगा। ऐसे ये चेक करता रहेगा, वापस जाता रहेगा, और ये हमारा लूप मतलब लूप में प्रिंट कर देगा मल्टी आइटम बार बार। ठीक है, कितनी बार प्रिंट करेगा, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द वाइल स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट क्या होती है, दिस इज एन एंट्री कंट्रोल लूप स्ट्रक्चर। वाइल स्टेटमेंट हमारी बहुत सारी जगह पे यूज होती है, और ये हमारी एंट्री कंट्रोल लूप स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर मतलब स्टार्टिंग में ही, मतलब जो पहले एंट्री होगी ना, जब भी हम कंडीशन चेक कर लेंगे, कोई भी एक बार भी हम मल्टीपल मतलब एक बार भी हम फालतू में नहीं चलाएंगे लूप। जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी वैसे ही हम लूप को बंद कर देंगे। तो देखो इसका सिंटैक्स है, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे वाइल और यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन। अगर ट्रू है तो ये एक्शन के अंदर जाएगा, और ये हमारे पास ऐसे ब्रेसेस होते हैं, इसके अंदर हम एक्शन लिखते हैं जो भी हमें परफॉर्म कराना है। वाइल लूप आपको आ गया समझ में। अब ये देखो क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसे आएगा डिफाइन कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस। तो आपको ये सारे के सारे डिफाइन करके आने पड़ेंगे। एक तो सिंटैक्स लिखना, फिर इसके साथ एक एग्जांपल लिख देना। ठीक है, या तो सिंटैक्स मत लिखना, डायरेक्ट एग्जांपल लिख देना। अब हमारा है द फोर स्टेटमेंट, यानी कि ये फोर लूप होता है हमारा। द फोर इज एन एंट्री कंट्रोल लूप and is used when an action is be repeated for a predetermined number of time। अगर हमें पहले से पता है कि लूप हमारा कितनी बार चलने वाला है तो हम फोर लूप का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका हमारे पास एक सिंटैक्स है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फोर लिखना है, फिर यहाँ पे आपको जो भी हमारा आई है या फिर जो भी हमारा जे, जो भी हमारा वो है मतलब वेरिएबल है, उसे यहाँ पे डिफाइन करना है, इनिशियलाइज करना है। फिर कंडीशन यहाँ पे डालनी है टेस्ट करने के लिए, टेस्ट कंडीशन। फिर उसे इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट, जो भी आपको परफॉर्म करना है ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हो। फिर आपको जो भी, अगर ये टेस्ट कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो हमारा ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये एग्जांपल समझा देता हूँ, यहीं पे समझाता हूँ। आपको ऐसे 4 लिखना है, इसके अंदर आपको इंटीजर आई जो कि हम इनिशियलाइज कर रहे हैं कितने से, 0 से। तो देखो आई हमारा कब तक चलेगा, जब तक कि वो हमारा 10 से छोटा है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, और ये अंदर हमें क्या करना है, सी आउट कराना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड हमारा कब तक प्रिंट होगा, पहले तो 0 वाले पे प्रिंट होगा, फिर 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, कब तक होगा, 9 तक होगा। जैसे 9 होगा तो वो हमारा छोटा रहेगा, वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे 10 होगा, ये जैसे 10 होगा तो ये हमारा बराबर हो जाएगा, इससे छोटा नहीं रहेगा, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फॉर लूप। ये थी हमारी सारी कंट्रोल स्टेटमेंट। आपको कंट्रोल स्टेटमेंट तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं आई है ना तो प्लीज जाके एक बार अपने कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर पे या फिर अपने लैपटॉप पे जाकर एक बार लिख कर देखना इन सारी स्टेटमेंट को, इन सब के ऊपर एक एक एग्जांपल करके देखना, जब आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपने प्रोग्रामिंग करी है तो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक एक बार भी प्रोग्रामिंग नहीं करी तो देखो क्लियर नहीं हो सकता। ये इसमें मेरी भी गलती नहीं है ना आपकी गलती। ठीक है, एक बार आपने अगर इनसे मतलब फेमिलियर नहीं हो तो कहाँ से क्लियर होगा यार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो हमारे हर बार ही आ रहे हैं। ठीक है, फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन मतलब इसके जो टाइप्स हैं वो हर बार आते हैं। तो देखो फंक्शंस इन सी प्लस प्लस,
ये क्या होते हैं? फंक्शंस आर द ब्लॉक ऑफ कोड विच आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो फंक्शंस हमारे कोई भी एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर हमें एडिशन कराना है तो हमने एक फंक्शन बना दिया सम नाम का, वो हमारा बस एक एडिशन कराएगा, तो ठीक है, वो होते हैं हमारे फंक्शन। फिर आता है इन सी प्लस प्लस फंक्शन नीडेड टू बी डिक्लेयर बिफोर इट्स यूज। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर हमें पहले, जब भी हम फंक्शन को यूज कर रहे हैं उससे पहले हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, अब हमारा फंक्शन हैव अ फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन बॉडी एंड रिटर्न टाइप। फंक्शन के अंदर हमारी तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब होनी चाहिए सी प्लस प्लस के अंदर। एक तो फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की बॉडी और उसका रिटर्न टाइप क्या है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है फंक्शन का। यहाँ पे देखो हमारे पास एक एडिशन वाला फंक्शन है। पहले तो हम यहाँ पे अपनी जो हेडर फाइल है उन्हें ऐड करेंगे, फिर हम यहाँ पे अपना नेम स्पेस, फिर देखो यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन कर रखा है इंटीजर, इंटीजर टाइप का फंक्शन है, मतलब इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? इंटीजर। फिर हमारा एक यहाँ पे नेम है फंक्शन का ऐड, फिर इसके अंदर हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर रखे हैं। ठीक है, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। तो देखो ये रिटर्न करता है एक्स प्लस वाई। ये क्या करेगा? जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी एक्स और वाई में, जो कि कॉल बाई वैल्यू से हमारी कॉल हो रही है, तो उसे क्या करेगा? ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा। ठीक है, जो भी हम जिस भी फंक्शन ने इसको कॉल किया है। तो देखो यहाँ पर सी आउट, एड, सी एंड 4, इन दोनों को ऐड करेगा। सी और मतलब कि इसने ऐड फंक्शन को कॉल किया है और इसने वैल्यू, इसमें पैरामीटर्स पास किए 3 और 4। ये यहाँ पे जाएंगे, इनकी कॉपीज बनेंगी और 3 प्लस 4 यानी कि 7 हो जाएगा। 7 यहाँ पर हमें रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे 7 आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। आई होप फंक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? ये हमारा काफी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा पेपर में मतलब आ जाता है हर बार। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ हैविंग 2 और मोर फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट डेफिनेशन। अब देखो हमारे पास अगर दो फंक्शंस आ गए सेम नेम के, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ऐड और ऐड, इन दोनों के अंदर क्या है? हमारा नेम जो है वो सेम है, लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है वो अलग है। ठीक है, द रिटर्न टाइप और रिटर्न टाइप ऑफ पैरामीटर और द नंबर ऑफ पैरामीटर विच द फंक्शन टेक मस्ट बी डिफरेंट फॉर अ फंक्शन ओवरलोडिंग टू बी हैपन। अब देखो अगर फंक्शन ओवरलोडिंग हमारा मतलब क्या होता है कि हमारे जो कोई भी दो फंक्शंस अगर हमारे एक जैसे नाम के आ जाते हैं तो हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग है। ठीक है, अब अगर हमें उसे रन कराना है, उन फंक्शंस को अगर हमें एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके अंदर हमारी कोई ये दो कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। देखो एक तो उसका जो रिटर्न टाइप है वो हमारा डिफरेंट होना चाहिए, दोनों का जो रिटर्न टाइप है वो डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा नंबर लिखा है जैसे डबल है और यहाँ पे इंट है, तो दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे, या तो उसके अंदर पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए और या तो उसके नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। तो देखो इसके अंदर हमारे दो है, दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ पैरामीटर है वो तो डिफरेंट है, वो मतलब सेम है, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पैरामीटर का जो टाइप है वो डिफरेंट है। यहाँ पे डबल टाइप है और यहाँ पे इंट टाइप है। तो ठीक है, ये हमारा रन हो जाएगा और इसे ही कहते हैं हम फंक्शन ओवरलोडिंग। देखो काफी ज्यादा लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, उसे समझ में नहीं आता। तो देखो सबसे पहले ना आप कोई भी आप चीजें समझ रहे हो कोडिंग के अंदर, तो उसके एग्जाम्पल से समझा करो, एग्जाम्पल से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखो हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों का नाम क्या है? ऐड। ठीक है, और दोनों का रिटर्न टाइप क्या है? इसका डबल है और इसका इंटीजर है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग की एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा कि देखो यहाँ पे डबल टाइप का ये है पैरामीटर और यहाँ पे इंट टाइप का, तो इसने दूसरी कंडीशन भी फुलफिल कर दी, तो ये हमारा रन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेन फंक्शन के अंदर हमने दोनों को कॉल कर रखा है और ये दोनों रन हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है? तो ठीक है, फंक्शन ओवरराइडिंग भी ये कॉन्सेप्ट है जो कि मतलब पूछा जाता है। तो देखो इफ सेम नेम विथ सेम पैरामीटर, अगर ये वाली कंडीशन को ये फॉल्स कर देता है, यहाँ पर तो इसने कंडीशन को ट्रू कर दिया, तो उसका मतलब होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, अब अगर फंक्शन ओवरराइडिंग आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि उसने कंडीशन को फॉल्स कर दिया, यानी कि एक तो उसका नाम तो सेम टू सेम है ही और उसका जो रिटर्न टाइम है वो भी सेम है और रिटर्न टाइप तो सेम है, फिर उसके पैरामीटर्स है, उसके नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है और टाइप ऑफ पैरामीटर सेम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फंक्शन ओवरलोडिंग समझ में आ गया, फंक्शन ओवरराइडिंग भी समझ में आ गया। ठीक है, नोट्स को आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, एक बार नोट्स को रीड करके देख लेना। ठीक है, और जो मतलब यूनिट 5 होगी उसे मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा अगर यूनिट 5 आती है तो। ठीक है, तो अब है हमारा इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन हमारा 2022 और 23 में पूछा गया था 10 मार्क्स में। तो देखो इनलाइन फंक्शन मतलब अकेला नहीं पूछा गया था। इनलाइन फंक्शन
फ्रेंड फंक्शन और वर्चुअल फंक्शन, ये हमारे पूछे गए थे। ठीक है, इनलाइन फंक्शन क्या होता है? इनलाइन फंक्शन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इनलाइन फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज एक्सपेंड इन लाइन व्हेन इट इज कॉल्ड। तो देखो ये हमारा सिंगल लाइन के अंदर हमारा एक्सपेंड होता है। जैसे कि देखो ये हमारा ना एक इनलाइन फंक्शन है, ठीक है, इसके ये क्या है, हमारा एक ही सिंगल लाइन के अंदर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम डबल के यहाँ पे आगे इनलाइन लिख दें तो ये एक हमारा इनलाइन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, व्हेन द इनलाइन फंक्शन इज कॉल्ड, whole code of the inline function get inserted or substituted at the point of inline function call। ठीक है, जब भी इनलाइन फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो पूरा का पूरा जो कोड है इनलाइन फंक्शन के अंदर वो जहां पर कॉल हो रहा है वहां पर जाके इंसर्ट हो जाता है, जो कि C++ का कंपाइलर ये करता है। ठीक है, इनलाइन फंक्शन में इंक्रीज इफिशिएंसी इफ इट्स स्मॉल, अगर वो छोटा है तो वो इफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा, यानी कि स्पीड कर देगा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स देख लो इनलाइन फंक्शन का। अभी मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, मैक्रो और इनलाइन के अंदर डिफरेंस आया हुआ है तो वो मैं समझाऊंगा, तो आपको इनलाइन अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा उसका। सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे इनलाइन कीवर्ड लिखना है। ठीक है, फिर लिखना है आपको रिटर्न टाइप जो कि आपका फंक्शन का है, फंक्शन का नाम, पैरामीटर्स और यहाँ पे फंक्शन कोड जो कि एक ही लाइन में हमारा आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है इनलाइन फंक्शन का। तो देखो ये हमारी वही फाइल आ गई। ये तो ऐड करना ही आपको कोई भी प्रोग्राम लिखने तो देखो यहाँ पे हमने इनलाइन फंक्शन डिफाइन कर रखा है। इसके अंदर हमने एक एडिशन का इनलाइन फंक्शन बनाया। यहाँ पे सबसे पहले इनलाइन कीवर्ड, यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप, यहाँ पे हमारा फंक्शन का नाम और यहाँ पे हमारे पैरामीटर्स। तो इसके अंदर हमारा रिटर्न A+B बस सिंगल लाइन का कोड है। अब देखो यहाँ मेन में जब हमारा कॉल होगा सी आउट एड 2 और 3 पैरामीटर पास हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा C++ का कंपाइलर है वो हमारी जो इनलाइन फंक्शन की जो बॉडी है उसे उठाएगा और यहाँ पे रख देगा जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा कोड, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो इफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और मतलब जो हमारा कोड है वो ज्यादा मतलब मैसी सा नहीं लगेगा क्योंकि हमने फंक्शंस बना रखे हैं। ठीक है, अब हमारा इनलाइन वर्सेस मैक्रो का डिफरेंस आया था 2022 और 23 में, 10 मार्क्स में आया था, तो मैंने ये डिफरेंस भी करा दिया है। चलो ये डिफरेंस देख लेते हैं, मैंने आगे लिख रखा है इसका डिफरेंस। ये रहा हमारा डिफरेंस 2022 और 23 में आया था 10 मार्क्स में। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इनलाइन फंक्शन। ठीक है, अब देखो मैक्रो क्या होता है हमारा? मैक्रो होता है अ पीस ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ वैल्यू ऑफ मैक्रो। मैक्रो को हमें ना प्रोग्राम के पहले ही हम डिफाइन करते थे। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस पूछा जाता है। तो मैक्रो हमारा क्या होता है, प्रोग्राम में हम पहले ही हम उसे डिफाइन कर देते हैं हैशटैग के थ्रू, प्री प्रोसेसर के थ्रू हम डिफाइन करते हैं हैशटैग डिफाइन और हम मैक्रो को हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं समझाता हूँ मैक्रो अच्छे से, अगर आपको नहीं आ रहा। इनलाइन तो समझ में आ गया ना। ठीक है, अब देखो हम इसके अंदर डिफरेंस देखते हैं। एन इनलाइन फंक्शन इज डिफाइंड बाय अ इनलाइन कीवर्ड। इनलाइन फंक्शन हमारा इनलाइन कीवर्ड के थ्रू डिफाइंड होता है। और हमारा मैक्रो, वेयर एज द मैक्रो आर डिफाइंड यूजिंग हैशटैग डिफाइन कीवर्ड, ये हैशटैग डिफाइन कीवर्ड को यूज करके डिफाइंड होता है। ठीक है, फिर हमारा थ्रू इनलाइन फंक्शन द क्लास डेटा मेंबर कैन बी एक्सेस। हम इनलाइन फंक्शन के थ्रू क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम मैक्रोस के थ्रू क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। ये डिफरेंस आपको लिख लेना अभी, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, द प्रोग्राम कैन बी इजीली डिबग, इसका जो प्रोग्राम है वो इजीली डिबग्ड हो सकता है, लेकिन इसका प्रोग्राम हमारा इजीली डिबग नहीं हो सकता। इन द केस ऑफ इनलाइन द आर्ग्यूमेंट आर एवल्यूएटेड ओनली वंस। इसके अंदर जो हमारे आर्ग्यूमेंट होते हैं वो एक ही बार इवॉल्व होते हैं, और इसके अंदर हियर द आर्ग्यूमेंट आर इवॉल्व एवरी टाइम व्हेन एवर मैक्रो इज यूज्ड इन प्रोग्राम। देखो समझ में आ गया। इट मे बी डिफाइंड आइदर इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास। ये हमारा क्लास के अंदर भी डिफाइंड हो सकता है, क्लास के बाहर भी डिफाइंड हो सकता है, लेकिन वेयर एज द मैक्रो इज ऑल द टाइम डिफाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। हमें मैक्रो स्टार्टिंग में ही प्रोग्राम के यूज करना होगा। ठीक है, मतलब डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट है हमारा इनलाइन इज नॉट अ वाइडली यूज इन एज मैक्रोज। मैक्रोज हमारा ना बहुत ज्यादा यूज होता है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो लेकिन हमारा इनलाइन जो है वो ज्यादा यूज नहीं होता। वाइल द मैक्रो इज स्पेशली डिफाइंड एज अ वाइडली यूज, हमारा बहुत बार यूज होता है। इनलाइन इज नॉट यूज इन सीपी, यानी कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा यूज नहीं होता, और मैक्रो हमारा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होता है। इनलाइन फंक्शन इज टर्मिनेटेड बाय द करली ब्रेसिस ऑफ एंड। ठीक है, इनलाइन फंक्शन हमारा करली ब्रेसिस के थ्रू एंड हो जाता है, ये देखो यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन
हमारा वाइल मैक्रो इज नॉट टर्मिनेटेड बाय एनी सिंबल, उसके आगे कोई भी हम सिंबल नहीं लगाते, ना ही सेमीकोलन ना ही कोई कॉलन, ठीक है। उसके आगे बस हम अगर न्यू लाइन, उसके आगे से अगर हम स्पेस एंटर मार के न्यू लाइन ले लें तो वो हमारा वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। ये होता है हमारा इनलाइन और मैक्रो के अंदर डिफरेंस। बहुत ज्यादा इजी डिफरेंस है, अगर 2 बार पढ़ लोगे ना तो आप आराम से लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल, यहाँ पे जब अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो आपको दोनों के एग्जांपल भी देकर आनी है। तो देखो ये तो आपको इनलाइन का तो आपको एग्जांपल पता है, ठीक है। अब मैं आपको मैक्रोस का एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैक्रो का एग्जांपल है हमारा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन के थ्रू, जैसे हमने पाई की वैल्यू 3.14 लिख दी, ठीक है। अब क्या होगा, हम जहां पर भी हम पी आई यूज करेंगे, कैपिटल पी आई यूज करेंगे, वहां पर हमारा 3.14 आ जाएगा, ठीक है। यही होता है हमारा सिंपल। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपनी यूनिट में। हम कहाँ तक पहुंच गए थे, हमने ये देख लिया कंट्रोल स्टेटमेंट, अब हमने फंक्शंस भी देख लिए, इनलाइन फंक्शंस भी देख लिया। अब है हमारे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जब हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर को डिफाइन करते हैं, अगर हम पैरामीटर के साथ उसकी वैल्यू भी डिफाइन कर दे तो हमारा वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है। तो देखो, अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट is a value provided in a function declaration that is automatically assigned by the compiler if the caller of the function does not provide a value for the argument with a default value। अब देखो ये मैं ना, ये तो देखो लिख दिया है, अब मैं इसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे ये 2 लाइन तो इंपॉर्टेंट है, तो लिख देना। फिर हमने एक फंक्शन लिखा सम, ठीक है। सम के अंदर हमने एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ये चारों हमने पैरामीटर को डिफाइन किया, ठीक है। अब देखो पहला हमने एक्स दिया वाई दिया, इन दोनों के अंदर हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो इसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं किया। लेकिन हमने यहाँ पे इंट जेड इज इक्वल टू 0 लिख दिया और इंट डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 लिख दिया। तो जब कोई भी हमारा फंक्शन इन्हें कॉल करेगा, ठीक है, इन्हें अगर कॉल करता है और अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू देता है लेकिन जेड और डब्ल्यू की वैल्यू नहीं देता, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम जेड और डब्ल्यू की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। कंपाइलर यहाँ से 0 वैल्यू ले लेगा एक्स और वाई की। तो देख मैं ना कोई एग्जांपल के थ्रू इसे समझाता हूँ। हमने एक फंक्शन बना लिया सम, ठीक है। इसके अंदर हमने 2 वैल्यू दी, एक्स इज इक्वल टू, एक तो हमने 2 दे दिया, और नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं देते, हम लास्ट वाले को देंगे। इंट हमने एक फंक्शन बनाया, इंट एक्स तो हमने ऐसे ही रहने दिया, लेकिन हमने इंट वाई को वैल्यू दे दी 2, ठीक है। ये 2 से प्लस होगा, लेकिन अगर वैल्यू दे देता तो वो हमारी रिप्लेस हो जाएगी इससे वैल्यू, लेकिन अगर वैल्यू नहीं देता तो ये काम करेगा, रिटर्न एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हमने मेन फंक्शन के अंदर इसे कॉल किया, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर हमने कॉल किया, तो हमने ऐसे कॉल किया सम, हमने बस वैल्यू क्या दे दी, 4 वैल्यू दे दी, ठीक है, और सी आउट कर दिया इसे, ठीक है। 4 वैल्यू देके हमने सी आउट कर दिया, इसके अंदर दूसरी वैल्यू पैरामीटर दिया ही नहीं, पर यहाँ पे पहले ही हमने डिफॉल्ट पैरामीटर आर्ग्यूमेंट हमने सेट कर रखा है। तो देखो 4 जाएगा तो 4 जाके एक्स के अंदर लग जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और हमारा वाई पहले से डिफाइंड है 2, तो हमें दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम आंसर दे देंगे 6। लेकिन यहाँ पे अगर दूसरा भी पैरामीटर आ जाता 4, तो 2 हमारा रिप्लेस हो जाता 4 से, और यहाँ पर आंसर आ जाता 8, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड फंक्शन। यहाँ पे हम फ्रेंड फंक्शन देखेंगे। फ्रेंड फंक्शन हमारा मतलब बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारा लिख दिया फ्रेंड फंक्शन के बारे में यहाँ तक, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल जाए लिखने के लिए, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन AKTU में 2022, 2023, 21 और 22, यानी कि पिछले 2 साल आ चुका है 10 मार्क्स में। If a function is defined as a function is a friend function, sorry अब वापस बताता हूँ। If a function is defined as a friend function in a C++, अगर हमारा कोई फंक्शन एज अ फ्रेंड फंक्शन डिफाइन होता है C++ के अंदर, तो उसके पास क्या क्या ऑथोरिटीज होती हैं, ठीक है। पहली होती है हमारी देन द प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट डेटा ऑफ क्लास, किसी भी प्रोटेक्टेड और प्राइवेट डेटा किसी भी क्लास का वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। किसका यूज करके, फंक्शन का यूज करके, ठीक है। कोई भी अगर हमारी प्रोटेक्टेड और प्राइवेट क्लास है, जैसे कि अगर आप ऐसे समझो रियल लाइफ में कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो घर के अंदर उसको एक्सेस होता है, ठीक है। वो हमारा घर का मेंबर नहीं है, लेकिन उसे एक्सेस होता है घर के अंदर, मतलब आना, और मतलब घर के अंदर वो आ सकता है, बैठ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसे कोई मना नहीं करता, वो आपका फ्रेंड है, ठीक है। तो वो कोई फैमिली मेंबर नहीं है, लेकिन उसे एक्सेस है घर का, ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा जो फंक्शन होता है वो हमारा उसके क्लास के अंदर नहीं होता, लेकिन वो क्लास के जो डेटा होते हैं प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, उन्हें वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है।
थ्रू यूजिंग फंक्शन। तो देखो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, फंक्शन के अंदर हम ऑब्जेक्ट को ही आर्ग्यूमेंट के जगह पे डालते हैं, ठीक है। तो देखो बाय यूजिंग द कीवर्ड फ्रेंड, हम फ्रेंड कीवर्ड को यूज करके कंपाइलर जानता है कि वो हमारा फ्रेंड फंक्शन है, उसके अंदर हमें एक फ्रेंड कीवर्ड यूज करना पड़ता है एंड द फंक्शन इज फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। ये देखो बाय यूजिंग द कीवर्ड फ्रेंड कंपाइलर नोज द गिवन फंक्शन इज फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। फॉर एक्सेसिंग द डेटा द डिक्लेरेशन ऑफ अ फ्रेंड फंक्शन शुड बी डन इनसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास स्टार्टिंग विद द कीवर्ड फ्रेंड, ठीक है। अब जो हमें फ्रेंड फंक्शन है वो हमें क्लास के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, चाहे हम डिफाइन उसे बाहर करें, लेकिन डिक्लेयर हमें वो क्लास के अंदर ही करना पड़ेगा एट अ बिगनिंग, ठीक है। और किसका यूज करके? फ्रेंड कीवर्ड का। तो देखो यूजुअली अ फ्रेंड फंक्शन एज ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, यूजुअली जो फ्रेंड फंक्शन का जो वो आर्ग्यूमेंट होता है उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक, ठीक है। अब देखो सिंटेक्स क्या है इसका। सबसे पहले यहाँ पे क्लास आती है, क्लास कीवर्ड, यहाँ पे क्लास का नाम आता है, फिर यहाँ पर आता है हमारा फंक्शन कीवर्ड, फ्रेंड कीवर्ड के साथ यहाँ पर आता है हमारा जो डेटा टाइप है फंक्शन का, फिर फंक्शन का नाम और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो कि हम ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, ठीक है। और तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है इसका, आप एग्जांपल भी देकर आना। तो देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये दोनों तो हमें डिफाइन करके आने सबसे पहले, फिर आता है हमारा क्लास और हमारे क्लास का नाम क्या है? बॉक्स। तो हमारे इसके अंदर प्राइवेट डेटा है हमारा लेंथ, ठीक है। लेंथ हमारा प्राइवेट डेटा है। अब देखो हम लेंथ को इसके अंदर यूज कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा फ्रेंड और यहाँ पे हमने लिखा रिटर्न टाइप इंट और हमने लिखा प्रिंट लेंथ बॉक्स। तो देखो हमारा बॉक्स यहाँ पे क्या है? एक हमारा इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारा जो प्रिंट लेंथ है ना वो एक हमारा फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का नाम है प्रिंट लेंथ, जो कि इस क्लास के बाहर हमारा डिफाइन है, लेकिन इसके अंदर हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, प्रिंट लेंथ बॉक्स। तो इसके अंदर हम जो है जो हमारी लेंथ होगी ना और जो हमारा बॉक्स लेंथ यानी कि 0h की जो वैल्यू हम इसके अंदर एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन हमारा जो प्रिंट लेंथ है वो इसके अंदर का तो फंक्शन नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड लिख दिया है तो इसके अंदर का भी जो डेटा है उसे एक्सेस कर पाएगा प्रिंट लेंथ, जो कि हमारा क्लास के बाहर डिफाइन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल रियल लाइफ की तरह समझो और आपको ना बिल्कुल वैसे ही लिख कर आना है, ठीक है। ज्यादा इतने इसके अंदर मतलब ज्यादा डीप नहीं जाना आपको, क्योंकि टाइम नहीं है एग्जाम का हमें पास। आपको बस इसे अच्छे से एक बार रीड करना है, समझ में आ गया, ठीक है। फिर इसका एक बार सिंटैक्स देख लेना, एग्जाम्पल एक लिख देना और बस हो गया। अब इसके कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी फ्रेंड फंक्शन की। देखो अब फंक्शन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास। अब जो हमारा फंक्शन होगा ना वो हमारा क्लास के अंदर नहीं होगा, ठीक है, टू विच इट हैज बीन डिक्लेयर एज अ फ्रेंड, ठीक है। अगर वो हमारे क्लास के अंदर नहीं है तभी हम उसे फ्रेंड बनाएंगे, लेकिन वो अगर क्लास के अंदर है तो हम सिंपल उसे फंक्शन के थ्रू, जैसे हम फंक्शन के नाम से एक्सेस करते हैं क्लास के डेटा को, वैसे ही हम एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। इट कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर इन द प्राइवेट और द पब्लिक पार्ट। वो हमारा प्राइवेट उसके अंदर भी डिफाइन हो सकता है और पब्लिक पार्ट के अंदर भी डिफाइन हो सकता है। ये होता है हमारा फ्रेंड फंक्शन। अगर आपको समझ में नहीं आया थोड़ा सा वीडियो पीछे करो और देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नोट्स को पढ़ो, आराम से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड फंक्शन बहुत ज्यादा इजी है, इसकी थ्योरी तो बहुत ही ज्यादा इजी है, बस थोड़ा सा प्रोग्राम में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा। एक बार प्रोग्राम 1 या 2 बार लिख कर देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार जो प्रोग्राम है ना वो नोटबुक में जरूर लिख कर देखना, क्योंकि वहां पर आपको नोटबुक के अंदर ही लिखना पड़ेगा। पीसी के अंदर आप लिख लेते हो, आपको लगता है अगर मैं पीसी के अंदर लिख लेता हूँ मैं नोटबुक के अंदर भी लिख लेता हूँ, ऐसा नहीं है ब्रो। आपको पता है नोटबुक के अंदर अगर बहुत ज्यादा गलतियां होती है जब आप लिखते हो, सेमीकोलन भूल जाते हो, कभी कुछ भूल जाते हो, वहां पर तो हमें पता चल जाता है वीएस कोड या फिर मतलब कोई भी कंपाइलर के अंदर कि हम ये भूल रहे हैं, जो कि हमें रेड मार्क कर देता है। लेकिन पेपर के अंदर बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। जब भी आप पेपर अपना फिनिश कर लो ना, मतलब सारा आंसर आप लिख लो, तो एक बार जितने भी आपके कोड हैं उनको एक बार चेक कर लेना कि आपके कोई भी मतलब चीज छूटी तो नहीं है, और उसके अंदर थोड़ा सा है ना इंडेंटेशन बना के रखना, मतलब कि जो स्पेसिंग वगैरह है ना अच्छे से देकर आना, थोड़ा सा इधर उधर मत दे देना जिससे कि एग्जामिनर को दिक्कत आए। अगर ऐसे कोई भी फ्रेंड फंक्शन वगैरह आता है ना उसकी आपने 4 या 5 तो लाइन लिखनी है थ्योरी की, फिर आपको उसका सिंटेक्स लिखना है, फिर उसी सिंटेक्स पे आपको एक एग्जांपल लिखना है। अगर आपको सिंटेक्स आता है तो आप एग्जांपल आराम से दे दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल फंक्शन, जो कि हमारा 2022 और 23 में आया था, ठीक है। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है हमारा? वर्चुअल फंक्शन भी बहुत ईजी है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, मतलब यहाँ पे थ्योरी पहले बताता हूँ। इट इज अ रन टाइम और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमारा एक डायनेमिक या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट को समझाता है, ठीक है। इट
इट इज अ मेंबर फंक्शन, ये हमारा एक मेंबर फंक्शन है विच इज डिक्लेयर्ड विद इन अ बेस क्लास, जो कि हमारा बेस क्लास के अंदर डिफाइंड होता है। एंड देखो अगर आपको क्लास वगैरह नहीं समझ में आ रही है तो चिंता मत करो, यूनिट 5 में सब समझा दूंगा, ठीक है। एंड इज रीडिफाइंड बाय डिराइव्ड क्लास, और हमारा रीडिफाइंड होता है किसके, डिराइव्ड क्लास के थ्रू। इसके अंदर हमारे पॉइंटर और रेफरेंस यूज होंगे, ठीक है। व्हेन यू रिफर टू अ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट यूजिंग अ पॉइंटर और रेफरेंस टू बेस क्लास, जब आप डिराइव्ड क्लास को रिफर करते हो पॉइंटर और रेफरेंस का यूज करके फ्रॉम बेस क्लास, तो हम ये होता है हमारा वर्चुअल फंक्शन। तो देखो यू कैन कॉल अ वर्चुअल फंक्शन फॉर दैट ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूट द ड्राइव क्लास फंक्शन। अभी नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल चिंता मत करो, एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी के थ्रू नहीं समझ में आता। जब आप एग्जांपल समझ लोगे थ्योरी आप अपने आप लिख दोगे, ठीक है। फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड विद अ वर्चुअल कीवर्ड। अब देखो इन बेस क्लास जो हमारा जो वर्चुअल फंक्शन होगा, बिल्कुल अच्छे से याद रख लो, ये इसका रूल है कि वो बेस क्लास के अंदर ही डिफाइंड होगा विथ यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड, ठीक है। द रिसॉल्विंग ऑफ फंक्शन कॉल इज डन एट रन टाइम, ठीक है। ये हमारा रन टाइम पे रिसॉल्व करेगा जो फंक्शन कॉल है उसको, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक बेस क्लास है, क्लास ए, इसके अंदर हमने पब्लिक लिखा और यहीं पर हमने एक हमारे फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो ये हमारा वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, इस नाम से है हमारा फंक्शन। इसका जो वर्चुअल आगे कीवर्ड लिखना है जब भी आप वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो। यहाँ पर आपको रिटर्न टाइप जो कि वॉइड है, इसको कोई भी मतलब नल रिटर्न टाइप है, वॉइड। अब देखो यहाँ पे देखो ये हमारा डिस्प्ले हमारा नाम है फंक्शन का। अब यहाँ पर हमने फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर लिखा है कंटेंट ऑफ बेस क्लास। अब इसके अंदर अगर हम ये प्रिंट होगा तो इसके अंदर आएगा कंटेंट ऑफ बेस क्लास। अब ऐसे ही हमें एक ड्राइव क्लास बनानी है इनहेरिटेंस का यूज करके। तो देखो हमने एक ड्राइव क्लास बनाई क्लास बी, उसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास ए को यूज कर लिया पब्लिक ए, और इसके अंदर हमने क्या किया पब्लिक और वॉइड डिस्प्ले हम ऐसे बिना वर्चुअल कीवर्ड के यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने इससे इनहेरिट किया ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हमने लिखा वॉइड डिस्प्ले लिखा और उसके अंदर हमने सी आउट कर दिया कंटेंट ऑफ ड्राइव क्लास, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया कंटेंट ऑफ बेस क्लास, अब कंटेंट ऑफ ड्राइव क्लास। अब देखेंगे मेन इसका फंक्शन क्या है, वर्चुअल फंक्शन का। यहाँ पे आपको डिफाइन करना तो आ गया वर्चुअल फंक्शन, आपको इसके अंदर एक बेस क्लास बनानी है, एक आपको ड्राइव क्लास बनानी है। अब जो हमारी बेस क्लास है उसके अंदर आपको वर्चुअल फंक्शन बनाना है और उस वर्चुअल फंक्शन को इनहेरिट करना है बेस क्लास वो डिराइव्ड क्लास के अंदर, ठीक है। अब देखो इंट मेन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये हमने एक वेरिएबल बनाया ए, ठीक है। ये जो है हमारा किसका है, ये हमारा इसका है बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है बेस क्लास का ए, इसको हमने पॉइंटर हमने बनाया इसका बी, ठीक है। अब देखो बेस क्लास ए का हमने एक पॉइंटर बना लिया बी, जो कि बेस क्लास पॉइंटर है हमारा, जहां पे अगर ए है तो हमारा वो बेस क्लास पॉइंटर है। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ड्राइव क्लास का। अब हम ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका जो है हमारा बी डॉट डी। ये तो आपको पता होगा जब भी हम क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डॉट के थ्रू बनाते हैं, बी डॉट डी। तो डी हमारा क्या है, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम डी को कैसे यूज करेंगे, तो देखो ये जो हमारा बी पॉइंटर है इसके अंदर हम एड्रेस रख देंगे बी जो हमारा ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट था उसका। तो देखो बी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ डी। तो देखो इसके अंदर किसका एड्रेस आ गया, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का। तो डिराइव्ड क्लास क्या है हमारी, ये हमारी डिराइव्ड क्लास, ठीक है। इसके अंदर एड्रेस है। अब इसके अंदर हम इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने बी से इस फंक्शन को हमने कॉल किया और इसको इस जो हमारा प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लेट बाइंडिंग अकर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, कंटेंट ऑफ ड्राइव क्लास। ये हमारा वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट कि इसके अंदर क्या होता है कि हम पहले एक बेस क्लास बनाते हैं और एक हम ड्राइव क्लास बनाते हैं। फिर हम जो ड्राइव क्लास के थ्रू बेस क्लास को पॉइंट करके हम क्या करते हैं, उसका जो डेटा है उसे हम प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे डेटा प्रिंट करा लिया कंटेंट ऑफ ड्राइव क्लास। कैसे प्रिंट कराया, सबसे पहले एक हमने पॉइंटर बनाया बेस क्लास पॉइंटर बनाया। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ड्राइव क्लास का। फिर हमने जो पॉइंटर था बेस क्लास का उसके अंदर ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर दिया। तो ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस स्टोर कर दिया तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वही हमारा डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हम जब डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंटेंट ऑफ ड्राइव क्लास हमारा डिस्प्ले होगा। अगर हम यहाँ पर अगर हम एड्रेस बेस क्लास का दे देते तो यहाँ पे आता है कंटेंट ऑफ बेस क्लास, ठीक है। क्लियर है आपको। अब हमारे रूल्स ऑफ वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी मेंबर ऑफ सेम क्लास। हमारा जो वर्चुअल फंक्शन है वो सेम क्लास का मेंबर होना चाहिए।
दे कैन नॉट बी स्टैटिक मेंबर, क्योंकि ये रन टाइम और डायनेमिक पे काम करता है तो ये स्टैटिक मेंबर नहीं होना चाहिए। दे आर एक्सेस बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट पॉइंटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंटर के थ्रू एक्सेस होता है। वर्चुअल फंक्शन इज इन अ बेस क्लास मस्ट बी डिफाइंड, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास के अंदर आए। अब देखो वर्चुअल फंक्शन है ना हमारा यूनिट 5th में है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये अगर आपको ओवरव्यू नहीं समझ में आया ना तो आपको बस मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या देखना है। इसके अंदर देखो ये पॉइंट रन टाइम एंड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, इसे ये शो करता है, एक तो ये देख लेना। फिर जो हमारा जो ये मेंबर होता है वो डिक्लेयर होता है बेस क्लास के अंदर, मैंने बताया आपको, और रीडिफाइंड होता है ड्राइव क्लास के अंदर। बेस क्लास के अंदर ये डिफाइंड हो गया, फिर रीडिफाइंड होगा किसके अंदर, ड्राइव क्लास के अंदर। ये हमारा मेन पॉइंट है। अब क्या है हमारा फंक्शन है डिक्लेयर्ड यूजिंग कीवर्ड वर्चुअल कीवर्ड, वर्चुअल कीवर्ड के थ्रू हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं बेस क्लास के अंदर, एक तो ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। ये एग्जांपल बहुत इजी एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देख लेना, इस एग्जांपल को जरूर लिख कर आना, फिर इसके जो रूल्स है उन्हें देख लेना, ये हमारा वर्चुअल फंक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। वर्चुअल फंक्शन पूरा ऐसे 10 नंबर में नहीं आएगा, डिफाइन वर्चुअल फंक्शन पूरा 10 नंबर में आ गया, ठीक है। वो ऐसे आएगा डिफाइन इनलाइन फंक्शन, डिफाइन फ्रेंड फंक्शन एंड वर्चुअल फंक्शन, तो 3 आएंगे, तो 3 मार्क्स में इतना कंटेंट बहुत है, ठीक है। अगर 2 भी आते हैं तो 5 मार्क्स में भी इतना कंटेंट बहुत है। तो ये था हमारा लास्ट यूनिट 4 हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो गई है। अब मैं यूनिट 5 बनाने की कोशिश करूंगा, अगर यूनिट 5 बन जाती है तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। और कमेंट करना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपको मतलब यूनिट 5 के रिलेटेड, अगर मैं सोच रहा था ना यूनिट 5 में सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करा दूं और जो हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक है उन्हें सॉल्व ना कराऊं, ठीक है। तो जिससे कि मेरा थोड़ा टाइम बचेगा और जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो कमेंट करके बताना क्या मैं ऐसा करा दूं, पीवाईक्यू सॉल्व करा दूं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टाइम।